ऑल राइट, तो हेडिंग डालो सभी लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ जी, तो देखो अभी तक हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर जो भी टॉपिक मैंने आपको डील किया है, उसके अंदर हम लोग इंटरनल कंपोनेंट्स पे अभी तक नहीं आए कि भाई ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। सोडियम एटम है, उसमें 23 न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसके अंदर अगर फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो 12 न्यूट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन है। ये सब पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है? तो देखो, इसका जो सबसे पहला, वैसे बोलने के लिए फिलोसफिकल एंगल पे बहुत पहले से मटेरियल के सबसे छोटे यूनिट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन इस पे जो साइंटिफिक कुछ यूं कह लो कि पैरामीटर्स पे जो साइंटिस्ट ने पहली बार इसके बारे में कुछ अच्छा डिस्क्राइब किया, वो थे डाल्टन। कौन थे बेटा? हाँ जी। और मैं ईयर भी बताऊंगा ताकि आप ये रिलेट कर पाओ, कि इससे पहले यानी 1808 के पहले लोगों के पास कितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी अबाउट मटेरियल। तो डाल्टन ने कैसे डिफाइन किया बेटा एटम को? ही डिफाइंड कि अगर आप कोई भी मटेरियल को ब्रेक डाउन करते जाते हो, तोड़ते जाते हो छोटे से छोटे टुकड़े में, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, somehow I am able to break into 2 पार्ट्स, तो जो आधा वाला पार्ट आएगा उसको फर्दर तोड़ूंगा, जो और छोटा हुआ उसको और तोड़ूंगा। तो करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। वो स्टेज, वो हाइपोथेटिकल स्टेज जहां पे जाने के बाद चीजें ब्रेक ना हो पाए, उसी को इन्होंने बोला एटम है। तो जब वो इतना छोटा है कि वो किसी और चीजों में नहीं टूट सकता है, तो इसलिए उसका नाम दिया फंडामेंटल पार्टिकल। क्या नाम दिया? उन्होंने और भी कहानियां बताई कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं सारे आइडेंटिकल होते हैं। मतलब ऑक्सीजन किसी भी सोर्स से आप निकाल के लेके आओ, सारे ऑक्सीजन एक ही जैसे होंगे। एक एलिमेंट में पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं, दे विल बी आइडेंटिकल। ये उनका पोस्टुलेट था। तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे, डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम। सबसे पहला पार्ट लिखो आप, एज पर डाल्टन थियरी एन एटम इज, हाँ जी, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible as per Dalton's theory of atom. An atom is smallest indivisible part of matter. क्योंकि ये सबसे छोटा है, इससे ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर या फंडामेंटल पार्टिकल भी उन्होंने नाम दिया। लिखो, डाल्टन कंसिडर्ड atom as the fundamental particle of the matter. Fundamental particle of the matter. Fundamental particle of the matter. Got it? उसके आगे कुछ पॉइंट्स ऐड करो। atoms of the same element are identical. तो ये कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिखवाए हैं, बाकी कहानियों के फॉर्म में आप
ने और पहले से देखा होगा या इसके बारे में आप पढ़ोगे तो और भी मिलेगा, बट मैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ जिनसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कब का स्टोरी है बेटा? 1808 के टाइम फ्रेम, मतलब उससे पहले हमें बहुत ज्यादा आइडिया एटम के बारे में नहीं। ओके जी। अब साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत सालों तक डाल्टन के इस हाइपोथेसिस को लोग मानते थे कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है ना, एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, और ये जितनी भी उन्होंने कहानियां दी थी उसको सब लोग बिलीव करते थे, मानते थे। उसी बिहाफ पे बहुत सारी आगे की थियरीज भी दी गई थी। लेकिन एक टाइम आया जब एक्सीडेंटली एटम को ब्रेक डाउन कर दिया गया। सो वो टाइम था जब लोग गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि यार कितना हाई वोल्टेज लेके आया जाए कि गैस कंडक्शन शो करे, क्योंकि मेटलिक कंडक्टर आपको मालूम है कि दैट शोज कंडक्टिविटी। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या कैथोड रे ट्यूब लेकर के उसको। बहुत सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का या कैथोड रे ट्यूब का, तो वो कैसा दिखता है वो मैं आपको भी बताता हूं, आप उसको उसी हिसाब से नोट करते चलना, ठीक है। सो किस तरीके से दिखेगा? इट इज नॉर्मली अ ग्लास ट्यूब, और बेटा इसमें मेटल प्लेट्स होते हैं which is connected with the wire, and which is connected with a variable source of voltage, ऐसा लिख दिया। V is the potential, and ये जो था ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। डायग्राम बना लेना सभी लोग। और इसके अंदर इनलेट था जिससे हम अलग अलग गैसेस को इसके अंदर ऐड कर सकते थे, या फिर अगर इवैक्यूएट करना हो तो यहां से गैसेस को सक करके बाहर निकाला जा सकता था। तो अब थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं। कोई भी अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? अच्छा जी। तो इन टर्मिनल से अटैच्ड अगर मान लो उनका सर्किट आप कंप्लीट नहीं करते हो, कहने का मतलब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में नहीं लेके आते, जैसे कि नॉर्मली हम लोग दिखाते हैं कि भाई वायर के थ्रू किसी ना किसी एनर्जी कंज्यूम करने वाले सोर्स को, कोई बल्ब को या किसी भी चीज को यहाँ पे हम ऐड करते हैं, इसको नॉर्मल टर्म में रेजिस्टर बोला जाता है या रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने ऐसा कोई कंप्लीट सर्किट नहीं बनाया, तो क्या होगा? तो आप ये देखो, यहां से क्यू चार्ज का फ्लो होता है हमेशा, इधर से पॉजिटिव और इस साइड से। तो कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो इससे जुड़ा हुआ प्लेट थोड़े टाइम के बाद कैसा चार्ज रखेगा, और इससे जुड़ा हुआ प्लेट कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव। बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इसको बोलते हैं कैथोड, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इसको क्या बोलते हैं? हाँ एक मिनट, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक सेकेंड, दिस इज नोन एज एनोड, एंड जो नेगेटिवली चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? सो कैथोड बेसिकली अट्रैक्ट्स कैटायन। तो कैथोड पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, वैसे करके याद कर सकते हो। कैथोड पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। किसको अट्रैक्ट करेगा? बोलो, कैटायन को। और एनोड पे चार्ज कैसा है? किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव, नेगेटिव आयंस को। ठीक है, गॉट इट? तो यहां पे ये चार्ज रखे हुए हैं। अब इसके अंदर कोई भी एक गैस ले लिया, से फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर क्या ले रखा है? ऑक्सीजन। लेट अस कंसीडर दैट ऑक्सीजन गैस इज इन्फ्यूज्ड इनसाइड द ट्यूब। ग्लास ट्यूब है, मेटल प्लेट्स हैं, ये क्या है? ये मेटल प्लेट ही है बेसिकली, और ये भी मेटल प्लेट ही है बेटा, और ये वेरिएबल सोर्स ऑफ वोल्टेज है हमारे पास।
तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो ऐसा देख रहे थे कि भाई इसके वोल्टेज को थोड़ा नॉर्मल वोल्टेज करके देखते हैं, यहाँ प्रेशर रेगुलेट करके, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, कोई कंडक्शन नहीं होता है। वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बहुत ज्यादा वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 to 20,000 वोल्ट, 10,000 से 20,000 वोल्ट के रेंज में जब आए और इसके अंदर जब गैसेस का प्रेशर को बहुत कम रखा गया, ऐसे केस में उनको उस ऑर्डर में एक रेडिएशन दिखाई दी, एक चमक दिखाई दी, जिसको नाम क्या दिया गया, कैथोड रे। ऐसा लगा कि वो इस प्लेट से निकल करके इधर की तरफ आ रही है। तो कैथोड रे अपीयर्स एज इफ इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कब अपीयर होता है, एट वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। लिखो ये कैथोड रे ट्यूब है, सीआरटी जिसको बोलते हैं। लिखो at very high voltage, at very high voltage and at very high voltage and low pressure of the gas inside tube, very high voltage कितना बेटा, of the order of 10,000 to 20,000 volt ना, at very high voltage and low pressure a radiation is appeared, a radiation is appeared from cathode towards anode. This radiation was termed as cathode ray. क्या बोलते हैं इसको, कैथोड रे। समझ आ गया सबको, उस रेडिएशन को क्या बोलते हैं, कैथोड रे। अब आगे की बात करते हैं इसमें। तो भाई ये जो कैथोड रे है, इसकी प्रॉपर्टीज को भी फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई ये नॉर्मल रेडिएशन के जैसा ही है, जैसे हमारे पास लाइट वगैरह होती है या कुछ और। तो नॉर्मल लाइट को आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं करता, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो भी व्हाइट लाइट स्ट्रेट जाता है, वैसे भी स्ट्रेट जाता है। इस रेडिएशन को भी देखा गया कि भाई नॉर्मली तो ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में, और सामने कोई अगर ऑब्स्टेकल रख दो तो उसका शैडो कास्ट करता है, जैसे कि नॉर्मल हमारा व्हाइट लाइट शैडो कास्ट करता है, इजंट इट। लेकिन जब इसे देखा गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा करके बीच में, इसके पाथ के बीच में, तो ऐसा देखा गया कि ये बेंड हो रहा है। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा करके अगर कोई चीज बेंड होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही है जो ऐसा करता है। जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, अ फील्ड क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, अ फील्ड क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ऐसे मान लो मैंने दो प्लेट ले लिए, जैसे ये प्लेट रखा है, ऐसे चार्ज क्रिएट कर लिया, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो आप बताओ अगर इधर से कोई न्यूट्रल स्पीसीज जैसे न्यूट्रॉन है वो तो सीधा ही निकल जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां प्रोटॉन ले लूं यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल,
तो किस साइड जाएगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लूं तो किस साइड जाएगा? तो ऐसा बेंड होगा ना। तो ये बेंडिंग देखने को मिला। तो कैथोड रे में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो देखा कि कैथोड रे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लाइट तो पहले ही दिख रहा है, वो लाइट ऐसे मुड़ जाता है तो वो दिखता है पूरा कि इधर से इधर। कैथोड रे ट्यूब में अगर आप देख पाओ, कभी आपको मौका मिले, तो ऐसे करके लाइट बेंड होती है पूरी प्रॉपर कर्व्ड पाथ में। गॉट इट ना? तो अच्छा, वो उस डायरेक्शन में बेंड होती है जिधर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता। तो लोगों को समझ आया कि अच्छा, कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक जो माइलस्टोन ऑब्जर्वेशन था, वो था कि कैथोड रे, अगर ऑक्सीजन गैस हटा करके इसमें नाइट्रोजन डाल दो, उसको हटा के CO2 डाल दो, कोई भी गैस अंदर रखो, या इवन ये जो प्लेट है मेटल के, अगर आयरन का प्लेट हटा के प्लैटिनम डाल दो, प्लैटिनम का हटा करके गोल्ड का डाल दो, किसी का भी डाल दो, तो देखा गया कि कैथोड रे के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनका जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। देखो, चार्ज इज क्यू, स्पेसिफिक वर्ड लग जाए तो पर यूनिट मास हो। ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्यू बाई एम। तो जब इसकी वैल्यू देखी गई फ्रॉम द कैथोड रेज विच वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग था कि वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम इज having the same value does not depend on the nature of gas taken inside the tube or the nature of plate which is inserted out there। इससे क्या समझ में है कि यार, कोई एक पार्टिकल है जो हर मटेरियल में है, और जब हाई वोल्टेज लगाया जा रहा है तो पार्टिकल उन मटेरियल्स में से निकल रहा है। बाद में इसका एग्जामिनेशन किया गया और डिटेल में, तो इसकी जो वैल्यू आई थी Q बाई एम की, वो भी बताया गया। और लोगों ने बोला कि भाई, जब ये सारे मटेरियल में है, मतलब मटेरियल को तोड़ा जा रहा है। जो हम एटम समझते थे, एटम सबसे छोटा है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज उसमें से कुछ निकल रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज तो इधर आइसोलेट हुआ। उसका नाम आगे चल करके उसी सोर्स ऑफ, जो कैथोड रे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उसी का नाम आगे चल करके क्या रख दिया लोगों ने? इलेक्ट्रॉन। और इसमें कौन से साइंटिस्ट थे? दो थे, दोस्त थे, जूलियस प्लकर एंड दूसरे थे जे थॉमसन। तो इनके बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है। इसके पहले लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था। गॉट इट? अब सोचो, 1808 में ये कहानी हुई थी, और 1890s के आसपास, के आसपास जाकर के ये सब एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकला। तो आप सोचो, 80 से 90 साल लग गए, पता नहीं कितने लोग निकल चुके होंगे उस टाइम तक। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड था यहां से वहां पहुंचने में। उसके बाद फटाफट इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 ईयर नए नए रिवोल्यूशन आते चले गए। एंड फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में करेक्ट एंड काफी क्लोज जो नॉलेज है, वो हुई 1930s के आसपास। तो एटम जो हम आज के डेट में जानते हैं मॉडर्न थियरी के हिसाब से, वो बहुत पुराना नहीं है ना? 100 साल भी ढंग से नहीं हुआ जब हम एटम को, 100 साल के पहले हम एटम के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे। तो इसी जर्नी को ही हमें एक्सप्लोर करना है इस चैप्टर के अंदर। हाँ जी, बताइए। ठीक है, चलो करें। तो अभी क्या? हाँ बोला, फिलोसोफर, साइंटिस्ट नहीं बोलो। कौन थे बताओ? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए पहले वर्ड में आपको बोला कि फिलोसॉफिकल लेवल पे उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने
इसके बारे में डिस्कशन किए हैं, बट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस यहां से नाम हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, करें, लिखना शुरू करोगे। ट्यूब बना लिया आपने, बना लीजिए ट्यूब। लिखो तो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। पहला, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जल्दी जल्दी लिखो बेटा ये सारे पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, सबसे पहला इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, इट बेंड्स इन इलेक्ट्रिक एंड, या डिफ्लेक्ट लिख लो, ज्यादा बेटर वर्ड है। इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद डायग्राम बना लेना ना। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। क्रॉस कहने का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड इनसाइड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने अप्लाई कर रखा है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड इनसाइड, इनसाइड द प्लेन। तो कैसे, यहां पे देखो कैसे होगा, यहां पे भी जो पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस क्यू अगर जा रहा है तो यहां जाने के बाद ऐसे घूमता है, नेगेटिव है अगर तो ऐसे घूमता है। फील्ड से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अगर कोई न्यूट्रल हो, न्यूट्रॉन, तो सीधा सीधा रहता है बिना कोई डिफ्लेक्शन के। इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों डायग्राम बनाने ला, इलेक्ट्रिक वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं वैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखेगा नहीं आपको, इनविजिबल फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन फ्रॉम positive to negative side. Got it? So क्या मैंने डिस्कस किया अभी आपको कि कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फटाफट बना लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई का मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लिया सबने? अच्छा एक काम करो, थोड़ा स्पेस छोड़ करके पहले कहानी लिख लो, उसके बाद बनाते रहो। लिखो आगे स्टोरी लिखते जाओ। The value of specific charge, the value of specific charge, ब्रैकेट में लिखना Q by M, does not depend on the nature of gas. The value of specific charge does not depend on the nature of gas taken inside the tube. The value of specific charge, that is Q by M, does not depend on, किस पे नहीं डिपेंड करता है? हाँ, nature of gas taken inside the tube. मतलब वो गैस ऑक्सीजन है या हीलियम है या नाइट्रोजन है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। गॉट इट ना? इससे क्या चीज समझ में आता है भाई कि ये क्या है? तो ये एक ऐसा पार्टिकल है जो सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, ये इसका कंक्लूजन है।
और इसका मतलब ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैथोड रे, तो आप बोलोगे कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखो, कंक्लूजन क्या है फाइनली, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी डायग्राम बना लो जो भी बनाना है आपको। बना लिया सभी ने, ग्रेट। तो भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया तो लग गया। अच्छा जी, इसके बाद अब लोगों को ये लगा कि भाई जैसे यहां पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल के आ रहा है किसी न्यूट्रल स्पीशीज से, तो भाई इसका मतलब उसमें पॉजिटिव कंटेंट भी कुछ होगा, तभी तो अगर इस प्लेट की तरफ पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली कोई प्लस चार्ज भी होगा जो कि अपोजिट साइड जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको डिटेक्ट कैसे करें, तो फिर इसके लिए दिमाग लगाया
कि ये जो हमारा कैथोड था इसमें कट मार दिया उन्होंने, जिसको परफोरेटेड कैथोड बोलते। यहां से मान लो इतना कट मार करके ये पीस निकाल लीजिए बाहर, तो अब क्या होगा, कनेक्टेड तो अभी भी है प्लेट से, अभी भी यहां पे कोई ना कोई गैस है, तो जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स होंगे वो इधर की तरफ आएंगे और एक कट से बाहर निकल जाएंगे। अब क्योंकि सारा प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि एटम दिखता नहीं है। एक एटम का जो साइज है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू द पावर माइनस मीटर, सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस। अगर आप इतना छोटा डायमेंशन को एनालाइज करना चाहो तो मजा आएगा बहुत। 1 सेंटीमीटर रफली इतना होगा बेटा, बहुत ज्यादा मैंने बना दिया वैसे, तब भी मान लो 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बोलूं कि 1/10 सेंटीमीटर करो, जिसको हम मैथमेटिकली 10 के पावर माइनस 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो फिजिकली इसका मीनिंग क्या है कि इसको 10 हिस्से में काटिए सर, जो एक हिस्सा बचता है वो 10 के पावर माइनस, मतलब इतना कर दूं, चलो कोई बात नहीं। फिर कितने लोग कह रहे हैं सर 10 के पावर माइनस 2 सेंटीमीटर कहने का मतलब इतना छोटा जो पार्ट था उसको 10 हिस्सों में काटो। मे बी टच करके निकल जाऊं, मुझे तो दिख रहा है, तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा है। नहीं 6x6 की आईज रखते हुए मेरे पास आओगे तो दिखाई देगा ये। हाँ, इसलिए मैं बोलता रहा हूँ मेरे पास आओगे तब दिखाई देगा। पूरी बात ध्यान से सुना करो। अरे हाँ हाँ, तो 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, हाँ ध्यान दो इधर। अब अगर इसको 10 से कर दोगे तो कोई भी आंख रखियो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको दिखाई, मतलब हमारी जो आईज हैं उनका जो रेंज है नॉर्मल देखने का, वो इस रेंज तक जाते जाते चीजें खत्म हो जाती। अब अभी एटम बहुत दूर है, अभी एटम कहां पे है, -8 सेंटीमीटर। अब जो हमें अभी नहीं दिख रहा है उसको वापस 10 हिस्सों में काटना है, जो नहीं दिखने वाला 10वां हिस्सा आएगा उसको फिर 10वें हिस्से, और ऐसे 10 के पावर -8 तक जाना है, तो हमें दिखाई देने वाला नहीं है। तो सारा प्रॉब्लम का जड़ ही यही है, एटम दिखता नहीं, वरना कोई भी देख के बता दे वो रहा इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन रहा, ये न्यूक्लियस रहा, स्ट्रक्चर 1 मिनट में क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस के फॉर्म में क्यों दिए गए, इसलिए क्योंकि ये इतना छोटा है कि ये दिखाई, फिर क्या करें अब, तो भाई दिमाग लगाते हैं हम लोग, बहुत साइंटिफिक लोग हैं, तो हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप बनाया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या उससे एटम दिख जाएगा, बिल्कुल नहीं। उससे हम किसको देख पाते हैं, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्ड ध्यान दे रहे हो, माइक्रो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी साइज 10 के पावर -6 मीटर तक है, और अभी भी हमें कहां जाना है, 10 के पावर -10। तो यार देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक तो देख पाओगे, एटम तक देखने के लिए हमारा कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम आने वाला नहीं। फालतू क्वेश्चन नहीं, टाइम है भी बहुत। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। तो अभी के पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, उससे मैपिंग किया जाता है, बट एग्जैक्ट पिक्चराइजेशन उससे भी बहुत मुश्किल सी चीज। तो यार ये तब तो बहुत ही मुश्किल था कि ये सब चीजों के बारे में आइडिया लग पाए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सारी टेक्निक्स किए जाते थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा होगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए लोगों ने क्या किया, ये जो स्क्रीन था इस पे एक स्पेशल मटेरियल जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी।
और इसकी खास बात क्या है भाई जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, कि अगर इस पे हाई वेलोसिटी से कोई भी चीजें अगर आके टकराती हैं तो यहाँ चमक प्रोड्यूस होती है, सिंटिलेशन जिसको बोलते हैं, चमक प्रोड्यूस होती है। और उसको फिर हम हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ऐसे जिससे हम उस इंटेंसिटी को देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे लाइट आई, इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल आके टकराया, तो देखा लोगों ने इसमें चमक। इसके भी प्रॉपर्टी स्टडी करिए तो काफी हद तक सिमिलर था कैथोड रे के जैसा, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलता है, डिफ्लेक्ट होता है। हाँ वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो उस साइड में डिफ्लेक्ट होगा जिधर पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होता। और स्टडी किया तो पता चला द वैल्यू ऑफ Q/m। अब आप बताओ, कैथोड रे के लिए डज नॉट डिपेंड, एनोड के लिए डिपेंड करेगा क्या? बोलिए, एनोड के लिए क्या ये डिपेंड करेगा कौन सी गैस लिया है, या ये भी डिपेंड नहीं करेगा? क्या आपको लगता है? डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे ये बताओ आपको क्या लगता है, कैथोड रे तो मैंने बता दिया स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या लगता है एनोड रे क्या है? स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स। आपने बोला, यही बोला है ना? क्या लगता है तुम्हें? तो आखिर है क्या वो पॉजिटिव? आज के टर्म में सोच करके बोलो वो क्या रहा होगा पॉजिटिव? और सोचो थोड़ा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपका आंसर बिल्कुल गलत है, जो आप लोगों ने प्रोटॉन के बारे में बताया है, बहुत ही ज्यादा गलत है। बात नहीं बेटा, तो आखिर है क्या ये? आप थोड़ा सोचोगे तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्या कि देखो, अगर मैंने ऑक्सीजन लिया ट्यूब के अंदर, ऑक्सीजन से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बना? ये है कॉन्स्टिट्यूएंट। नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बनेगा? N2+। हीलियम अगर लिया होता तो He+। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम से निकल के अगर आएंगे तो एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोटा और हाइड्रोजन का पतला नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होंगे चाहे वो किसी भी एटम से। इसलिए Q/m की वैल्यू सेम आ रही थी, इसलिए बोला गया कि इलेक्ट्रॉन सारे पार्टिकल्स में प्रेजेंट है। एनोड रे इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स। अलग अलग स्पीशीज लोगे गैस का तो अलग अलग आयोन्स क्रिएट होते हैं, इनका चार्ज तो इक्वल है बट मास बिल्कुल ही अलग अलग है। हीलियम का मास 4 यूनिट 28 N2 है, ऑक्सीजन 32, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो Q/m का वैल्यू इनका, अच्छा कई बच्चे ऐसा सोचते हैं सर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मटेरियल से, तो ऑक्सीजन में तो टोटल मिला के 8 8 16 इलेक्ट्रॉन है, आपने निकाला एक ही क्यों है? सारे निकाल दो। ऐसा नहीं होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो और मजबूत हो जाती है। हाँ हाँ, क्या बकवास कर रहा है यार, पिटाई पिटाई होगा आपकी तरफ, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो जो इसका होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो यानी अगर पहला इलेक्ट्रॉन 10,000 वोल्टेज पे निकल रहा है तो बहुत हाई चांसेस है दूसरा निकलते निकलते हो सकता है 15-20,000 वोल्टेज तक जाना पड़ जाए। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्टी होगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम चाह ही जाओ कि मुझे निकालना ही है, जो होगा देख लेंगे, वोल्टेज कितना भी, तब तो निकाल ही दोगे। बट एक होता है प्रैक्टिकलिटी की, कैथोड रे आया कब? जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला तभी आ गया। ठीक है, सेकंड तक वेट नहीं कर रहे हैं, तब तक पॉजिटिव दूसरे साइड भाग गया है। गॉट इट? तो एनोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब। लिखिए, एनोड रे, एनोड रेज
are detected when perforated cathode is taken. Perforated cathode is taken, आप दिखा लेना ऐसे डायग्राम बना के. And to detect the presence of positively charged particles, the wall of glass was coated with zinc sulfide. Fluorescent material है बेटा. The wall of glass tube was coated with zinc sulfide. Got it? तो बेसिकली ये लाइट एमिट करता है जब इस पे कोई प्रोटॉन मतलब कोई पार्टिकल हिट करता है. गॉट इट ना? और उस चमक से डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई चीज टकराया होगा. आ रहा है सबको बात समझ में? वेरी गुड. तो O2 से O2 प्लस, N2 से N2 प्लस, हीलियम से हीलियम प्लस, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड वो लिखते चलो. इट ऑल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. Deflected in electric and magnetic field. कर लिया सभी ने? Electric and magnetic field, but the most important part is the value of specific charge. The value of specific charge इस पे डिपेंड नहीं करता है बेटा. Does not depend on the nature of, sorry, it depends. The value of specific charge depends on the nature of the gas taken inside the tube. That is different for different gases. Different for different gases. उसके बाद ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस अगर मैं ले रहा हूं तो इनमें कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रे, एंड ये क्या है? एनोड रे का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है. तो ये दोनों को बढ़िया से बना के लिख लो.
कर लिया बेटा सब लोगों ने? चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड एंड एनोड क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, तो इसके बाद भाई सभी लोगों ने बोला कि भाई अब आपने इतना सब डिसरप्ट कर ही दिया है थॉमसन साहब, तो आप बताइए फिर आपके हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसीलिए आया ही क्योंकि पहले तो एटम को फंडामेंटल पार्टिकल मानते थे, तब तो उसके स्ट्रक्चर का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप एटम को ब्रेक डाउन कर दे रहे हो, उसके अंदर ये बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो लोगों ने पूछा कि हाउ इट विल लुक लाइक देन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा बताया किसने? जे थॉमसन। तो हेडिंग डालो, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने बताया कि बेटा एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। हाँ जी, वाटरमेलन। मतलब फिजिकल एनोलॉजी ली कि भाई किसके जैसा होगा, ये कि वाटरमेलन ही एटम है। ऑल द वाटरमेलन कलेक्टेड, डिफरेंट डिफरेंट रेड कलर एटम, ग्रीन कलर एटम, तो ऐसे नहीं समझते, ठीक है? ओके, जस्ट एनोलॉजी लिया उन्होंने समझाने के लिए कैसा होगा, ठीक है? तो इन्होंने कैसे समझाया, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से देखो कि पूरा जो एक एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर जैसा है जहां पे पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम is uniformly distributed. Positive charge and mass of atom कैसे distributed है? Uniformly distributed. And electrons are embedded at different places. जैसे seeds होते हैं ना, वाटरमेलन के सीड्स, उनको आप इलेक्ट्रॉन मान लो जगह जगह पड़े हुए हैं, और पूरा जो एक्चुअल मटेरियल है वाटरमेलन का वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड मास, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो। तो उन्होंने ऐसा और समझाने के लिए, भाई कुछ लोग कभी वाटरमेलन खाए ही नहीं थे, तो उनको समझाने के लिए बोला कि हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल दिया उन्होंने, रेजिन पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब कि समझ रहे हो ना, केक ले लो, जगह जगह जो चेरीज होते हैं या रेजिन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, बाकी पूरा का पूरा केक कैसा है? सॉलिड, मतलब कि पूरा सॉलिड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंड मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिखो, ये बना करके लिखो, वाटरमेलन मॉडल ऑफ, हाँ कोई बात नहीं, बनाओ। वाटरमेलन स्पेलिंग बताओ मेलन की। MELON। गॉट इट? कर लिया? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम और प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम और बोलो रेजिन पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, तीनों नाम है इसका। प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग। पहला लिखो इसमें पॉइंट। एटम इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, entire mass and positive charge. Atom is like solid sphere, entire mass and positive charge entire mass and positive charge is uniformly distributed throughout the
is uniformly distributed throughout the sphere. इसी सीक्वेंस में तो पता चला ना. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ नथिंग इतना बड़ा एकदम से एटम के बारे में बता दूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, तो पागल नहीं हो जाएंगे हम लोग. समझना पड़ेगा, वो सीक्वेंस समझना पड़ेगा, कैसे लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चला एक के बाद एक. गॉट इट ना. तो हम लोग उसी सीक्वेंस में. वी आर नाउ बेसिकली गोइंग थ्रू द स्टोरीज ऑफ एटम, दैट हाउ फाइनली वी केम अप with an idea of orbital and all, right? तो अभी तो फिलहाल बहुत दूर है. What it? So atom is like a solid sphere where the entire mass and positive charge distributed uniformly throughout the atom या throughout the sphere. Electrons are embedded. Electrons are embedded at different. Electrons are embedded at different places in it, different places in it. Electrons are embedded at different places in it. Got it? But वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में. अच्छा भाई, तो उसके बाद लोग इनको मानने लगे कि हाँ ठीक है, चलो एटम ऐसा होगा. लेकिन देखो, जब तक लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तब तक कोई केओस नहीं था. इसलिए तकरीबन 80-90 साल तक उनकी थियरी चलती रही, डाल्टन की एटॉमिक थियरी. लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि अरे यार इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, तो फिर लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ी कि भाई क्या वाकई में एटम सॉलिड स्फीयर है क्या. और उस सीरीज में अगला नाम आता है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने पूरा सेटअप ऐसे डिजाइन किया कि आज तो पता लगा ही लेंगे कि पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. और उनके एक्सपेरिमेंट के सेटअप को पहले समझते हैं. हेडिंग डालिए आप, रदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. या फिर इसी को बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड्स थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग. तो उन्होंने देखो क्या क्या लिया था, वो मैं बताता हूं आपको. उन्होंने एक लिया था रेडियो एक्टिव मटीरियल. आपको मालूम है रेडियो एक्टिव मटीरियल जो भी होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर से अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस निकलते. तो उन्होंने ऐसा सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकले. सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. कोई पूछे भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इज नथिंग बट हीलियम पे 2+ डाल दो, या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. इजंट इट? भाई अगर आप हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, तो बचा क्या उसके पास? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी उसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं ना. तो दिस इज अल्फा पार्टिकल बेसिकली. गॉट इट? He2+. तो उन्होंने ऐसा लिया सोर्स और इसको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके बेसिकली इसको एक्सेलरेट किया, मतलब हाई स्पीड तक इसको लेके गए. और सामने इन्होंने क्या रखा? एक थिन गोल्ड फॉयल.
देखो मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, आपको मालूम है कि मेटल के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी किस चीज की है? डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। ये सुनो, डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल होते हैं। तो उन्होंने सामने एक ऐसा प्लेट रखा और इसके पीछे एक स्क्रीन रखी, जिसका मैं सिर्फ आपको 30-40% हिस्सा ही दिखा रहा हूं। ये पूरी ऐसे कवर्ड थी यहां से लेके यहां तक, और उस पूरे स्क्रीन पे उन्होंने कोटिंग किसकी कर रखी थी? कोटेड विथ और यही है हमारा थिन गोल्ड फॉयल। थिन गोल्ड फॉयल। अब भाई आपको मालूम है कि मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि अगर आप हैमरिंग करो तो वो पतली से पतली शीट लाइक स्ट्रक्चर बनती चली जाती है। तो जितना भी बेस्ट पॉसिबल, मतलब जितना पतला से पतला पॉसिबल गोल्ड का शीट हो सकता था, उतना पतला इन्होंने बनाया। कितना भी पतला करोगे तो यार वो माइक्रोमीटर के डायमेंशन से नीचे तो नहीं जा पाएंगे, मिलीमीटर माइक्रोमीटर के बीच में ही रहेगा। और 1 मिलीमीटर माइक्रोमीटर में अगर उसकी विड्थ देखी जाए और उसमें एटॉमिक साइज जो हम लोग जानते हैं, 1 2 नहीं हजारों की संख्या में एटम्स आएंगे। और एटम्स अगर सॉलिड स्फीयर हैं तो सॉलिड में क्या होता है बेटा? एक दूसरे से एटम्स क्या होते हैं? जुड़े रहते। ये सुनो, हजारों की संख्या में यहां पे एटम्स है। कौन से एटम्स हैं ये? गोल्ड के। तो ये मैं थिन गोल्ड फॉइल का इनलार्ज्ड वर्जन आपको दिखा रहा हूं कि, और ये भी मैंने बहुत कम एटम दिखाए हैं। एक लाइन में जाओगे तो हजारों 10,000 एटम्स मिल रहे होंगे। तो उनका बेसिक सा पॉइंट ये था कि अगर ये सच में सॉलिड स्फीयर हैं, तो आपको मालूम है गोल्ड का जो मास नंबर है वो 197 के आसपास होता है। चेक करो, मैंने आपको दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल। गोल्ड का मास नंबर कितना है? और वहीं हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4। लगभग लगभग 50 गुना ज्यादा भारी है नहीं? ये मतलब अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहो फिजिकल वर्ल्ड से, तो एक 2-2.5 साल के बच्चे का जिसका हार्डली वेट 7-8 किलो हो, उसको किसी बड़े महाबली खली से कंपेयर कर दो। इन्फैंट, वो भी मतलब बच्चा 2-4 साल वाला तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा। इन्फैंट, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं, मतलब हार्डली उनका महीने भी नहीं हुए हो वैसे बच्चे। अब आप सोचो, एक तरफ महाबली खली मतलब गोल्ड एटम, approximately 40-50 times more heavier than that of small kid like helium. सो रदरफोर्ड ने बेसिकली यही इनसे लड़ाई करवाना चाहा कि मैं अगर अल्फा पार्टिकल खूब सारे इधर भेजूं तो इनसे टकराने के बाद उनका क्या हालत होने वाला है। कांट इमेजिन कि एक बच्चा चाहे कितने भी स्पीड से उसको भेजो, खली का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? बच्चे का सब कुछ, उसकी सारी हड्डियां बिगड़ जाएंगी, खली का कुछ नहीं होने वाला है। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो उनके दिमाग में ये था बेसिकली कि देखो, एक तो ये वैसे ही बहुत भारी है इसके कंपैरिजन में, ऊपर से बहुत सारे हैं। एक आधा रहता तो पता नहीं कुछ हो भी जाता कि 400-500 बच्चे इकट्ठे आकर के खली के ऊपर ऐसे लग जाएं तो गिर ही जाएगा शायद। बट यहां पे हालत देखो कैसी है कि बहुत सारे महाबली खली प्रेजेंट है और अल्फा पार्टिकल्स उनकी तरफ आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये इस खतरनाक से जो माउंटेन है इसको डिगा नहीं पाएगा, इधर आएगा, टकराएगा और इसी साइड वापस चला जाएगा।
मजे की बात ये हुई कि जब उन्होंने भेजा यहां से, जो अल्फा पार्टिकल थे उनको जब इस साइड भेजा, उन्होंने देखा कि यार मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा पहुंच गए। क्या मजाक कर रहे हो सर, कैसे देख लिया? अभी तो आप बता रहे हो कि पॉसिबल नहीं है एटम को देखना, तो अल्फा कैसे दिखा? ये नहीं दिखा, ये चमक आई ना, जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो दिखा, और बिल्कुल उसके लाइन के लॉन्ग लाइट आई, तो इससे पता चला कि अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की यही है, तो इसलिए यहीं पे अल्फा पार्टिकल सब टकराए होंगे। गॉट इट? ऐसा उन्हें समझ आया, तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो इधर चले गए। ये क्या हुआ? ये तो खली को भी उड़ा के निकल गया, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब कि जैसा हम सोच रहे हैं महाबली खली वैसा है नहीं, एटम सॉलिड स्फीयर है नहीं। अच्छा, कुछ और चीजें भी उन्होंने देखी कि कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जो यहां जाने के बाद कुछ कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन कम परसेंटेज में है, 1% या उससे भी कम, और बहुत कम ऐसे देखा, बहुत कम, 1 in 20,000, 20,000 की आर्मी अल्फा पार्टिकल की भेज दो तो उनमें कोई एक है जो बिल्कुल जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। बाकी मैक्सिमम सीधे निकल गए, थोड़े बहुत कुछ इधर उधर भटकते हुए जाके यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत, ये मैं कैसे बोल रहा हूं, कम चमक आई, जो यहाँ पे चमक प्रोड्यूस हो रही थी वो कम हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी से समझ में आता है कि पार्टिकल्स के नंबर कम है अलग। तो बेटा इससे फिर फाइनली उन्होंने कंक्लूड क्या किया वो समझाता हूं। इन्होंने बोला कि भाई जो अभी तक एटम की हाइपोथेसिस है वो ये है कि एटम सॉलिड है, ये तो सरासर गलत बात है। अगर ऐसा होता तो सारे अल्फा पार्टिकल टकरा के एक ही साइड स्क्रीन के मिलते, इस साइड जाता नहीं, मैक्सिमम क्रॉस हो गए। इसका मतलब एटम सॉलिड स्फीयर, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ परसेंटेज में ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम है जो बाउंस बैक हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब जब पूरा मास एटम का एक बहुत ही छोटे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, और वो सेंटर पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो, तभी तो वो रिपेल करेगा। तो उन्होंने कुछ उनके, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी चीज है बेटा, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और मैक्सिमम पार्टिकल, बोला ना ये स्क्रीन पूरा ऐसा सर्कुलर रखा था, हाँ पूरा सब पूरा स्क्रीन है, मैंने तो बस बनाते समय ही बोल दिया था, शोइंग द हाफ पार्ट ऑफ द स्क्रीन, है ना। तो देखो यहां पे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन। बहुत ही कम 1 in 20,000 जो बिल्कुल सीधे गए, न्यूक्लियस के बिल्कुल सीध में, ये अल्फा पार्टिकल, और जो उसके थोड़े नजदीक से जा रहे हैं वो प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो बेटा डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स लगेगा रिपल्शन वाला, तो ये अपने पोजीशन से, अपने लाइन से भटक जाएंगे, इधर की तरफ चले। ये गोल्ड का एक एटम बनाने की कोशिश करी है मैंने, और ये अल्फा पार्टिकल उस पे जा रहे हैं, उनको दिखाने की कोशिश। अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां आ रही थी, मैक्सिमम स्पेस खाली है, इसलिए उनके दिमाग में आया कि जो मास है वो एक बहुत ही छोटे सेंटर पे है, और क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहे थे इसलिए उनके दिमाग में आया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, और उन्होंने इस छोटे सेंटर जहां पे पॉजिटिव चार्ज एंड पूरा मास एक्यूमुलेट होता है उसको नाम दिया न्यूक्लियस का। सो इट वाज रदरफोर्ड हु फर्स्ट टोल्ड अस अबाउट न्यूक्लियस।
कॉम्पोजिशन अभी भी नहीं जानते न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बस उन्होंने बताया कि पूरा जो मास है एक बहुत छोटे सेंटर पे है और उस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। गॉट इट। और उन्होंने अपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स और ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है ना बहुत छोटा, मतलब कितना, तो बोले एटम के साइज से 1,00,000 गुना ज्यादा छोटा है। हाँ, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन। तो उनका जो कैलकुलेशन था उसके हिसाब से उन्होंने जो आंसर किया कि न्यूक्लियर साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी 10 to the power minus 15. Atomic size is of the order of, बोलो, एंगस्ट्रॉम। एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में है 10 के पावर -10। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -15। दोनों को डिवाइड करो, 1,00,000 आया क्या, 10 के पावर 5। वही मैं बोल रहा हूं। अब इसको थोड़ा 10 के पावर 5 टाइम्स 3 टाइम्स ये दिमाग में कोई इमोशन ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा ट्रिगर करना चाहूंगा तुम लोग के दिमाग में ना, ताकि समझो कि अगर मैं एटम बनाना चाहूं तो मैं न्यूक्लियस नहीं दिखा पाऊंगा और न्यूक्लियस दिखाना चाहूं तो एटम नहीं बना पाऊंगा इस पूरे बोर्ड पे। इतना डिफरेंस है। तो लेट अस कंसीडर, मान लो कि न्यूक्लियस इतना बड़ा सा है। न्यूक्लियस इतना बड़ा सा, देखो एवरीवन प्लीज सी हियर, एवरीबॉडी, कुंताश, इतना छोटा सा है, 1 सेंटीमीटर का, वो छोटा वाला जो कंचे नहीं होते हैं, आई मीन, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल वैसे वाले, बिल्कुल मार्बल्स जो छोटे छोटे होते हैं, उतना छोटा समझ लो कि दैट इज जस्ट अ न्यूक्लियस। यहाँ बिल्कुल सेंटर में समझ लो। तो इसका मतलब अब एटम का साइज कितना होगा फिर, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में 1,00,000 गुने का डिफरेंस है। 10 के पावर 5 ही 1,00,000 होता है। अब 1,00,000 सेंटीमीटर को ब्रेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 किलोमीटर होगा। करके देख लो भाई, मेरी बात पे भरोसा ना हो तो 1,00,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब अगर न्यूक्लियस इतना छोटा सा है तो एटम 1 किलोमीटर के पेरिफेरी में फैला हुआ है। मतलब सेक्टर 34 से आप कहां चले जाओ, 20 की लाइटों पे नहीं, उसके भी और पहले वाले लाइटों पे चले जाओ, इधर कहीं और चले जाओ, कई सारे सेक्टर्स को कवर करके ऐसे जब घूम के आओगे, इतना बड़ा, ये सब मैंने अभी कुछ बोला नहीं, कहां से पूछ रहे हो ये सब, अभी हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं ना। हाँ, कि अगर न्यूक्लियस का साइज 1 सेंटीमीटर है तो एटॉमिक रेडियस किलोमीटर का है। तो आप इमेजिन करो अगर मैंने इतना छोटा न्यूक्लियस बनाया है तो एटम हमारे प्रज्ञा कोचिंग के पेरिफेरी के बहुत बाहर की चीज हो गई, वो मैं इतना बड़ा है। अब आप सोचो कि इतने बड़े स्पेस में ये न्यूक्लियस अकेला है और सारा मास यहीं पे है, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स, आर्मी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि लाखों करोड़ों में है, वो आ रही होगी इधर अटैक करने के लिए। मैक्सिमम तो उधर वाले सेक्टर और इधर वाले सेक्टर से निकल जाएंगे। सिर्फ सेक्टर 34 में भी त्रिज्या के अंदर आने के बाद भी जो बिल्कुल इसकी सीध में होगा वही इससे टकराने की कोशिश करेगा और फिर सीधा बाउंस बैक हो जाएगा। बाकी सारे अल्फा पार्टिकल दूर दूर से निकल जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। हाँ, जो त्रिज्या के पेरिफेरी में आ रहे हैं यानी इसके आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धक्का दे करके ऐसे अटैकर्स को दूर कर दे रहे हैं। देखो, हाँ, बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दे रहा है, निकल ले रहे हैं। दीज आर ऑल द कॉम्पिटिटर्स ऑफ त्रिज्या गेटिंग रिपेल्ड वेरी स्ट्रांगली, and the one who is coming and daring to collide with, वो बिल्कुल बाउंस बैक कर जा रहा है, क्योंकि ऐसे भी पास नहीं आ पाएगा। आप खुद सोचो कि बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर इमेजिन करो कितना होता है, कितना है, देखो गोल्ड का एटॉमिक नंबर, हाँ कितना है,
79 प्रोटॉन है इसके अंदर, और हीलियम कहां 2 प्रोटॉन लेके आ रहा है और यहां 79 प्रोटॉन। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ स्ट्रांगली इट इज गोइंग टू रिपेल दिस। फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे इस पे रिपल्शन का वैल्यू ज्यादा होता जाएगा, इस पे फोर्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो ये आ रहा है तो स्पीड कम 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 होते होते यहाँ पे रुक गया, फोर्स उतना ही है और स्ट्रॉन्गर ही है, वापस इस डायरेक्शन में इसके पास फोर्स है, एक्सेलरेशन आएगा तो वापस पीछे की तरफ आ जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, टकराने का कोई हिम्मत भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो इसको क्रॉस करने का तो बात ही छोड़ दो, तो न्यूक्लियस को कोई क्रॉस नहीं कर पाते। इतना इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है कि इस पे जेई ने प्रीवियस ईयर्स में सिर्फ डायग्राम पे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के लिए जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, कौन सा डायग्राम उसको सही से रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या दिया था पता है, कि सारे के सारे सीधा सीधा पास कर दिया था, किसी में दिया हुआ था कि भाई मुड़ रहे हैं थोड़े बहुत इधर उधर, और ये न्यूक्लियस वाले को भी पेनिट्रेट करके इस साइड पास करा दिया था। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो यही डायग्राम ही सबसे अप्रोप्रिएट है, वही आपको बनाना है। लिखो ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले ये पूरा कहानी लिख लेना अच्छे से, आई मीन डायग्राम। ऑफ कोर्स ये बिना बनाए कुछ नहीं करना है। कर लिया बेटा, ये सारे डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, अच्छे से लिख लिया, अच्छे से लिखो, नोट्स ढंग से बनाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये कहाँ बना है, ये कहाँ बना है? हाँ बिल्कुल बनाना है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला चीज है ये। दिस इज एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज रियलिटी, कि सारे सॉलिड स्फीयर जैसे हैं। नहीं, अगर वो ऐसा होता, मतलब बेसिकली ये दिखा लो कि थिन गोल्ड फॉइल के अंदर जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत सारे आइटम है गोल्ड के, एक दो नहीं है, ये बहुत सारे हैं। इन सारी परेशानियों को पार करता हुआ अल्फा पार्टिकल फाइनली यहां पहुंच जा रहा है। कौन सा? अब कहां पॉसिबल है?
कांटेक्ट में रहते हैं ये सब। अब इन दोनों को कैसे पास करेगा? पूजा नहीं, बताने दो उसको, थोड़ा ज्यादा समझ आ रहा है, बता कैसे पास करें। और वैसे भी 2-4 नहीं है, ऐसे 8-10 हजार यहाँ पे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि सर ये बताओ, सारा मास अगर न्यूक्लियस पे है तो एटम का साइज का क्या मतलब है फिर? तो आंसर है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। तो उसके बाद इन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया रदरफोर्ड ने, अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो बाहर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्प्रेड किए हुए हैं, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन को अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये जब भी जाता है तो इलेक्ट्रॉन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, विच इज मच हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने एक बार कैलकुलेशन किया था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास का रेशियो कितना है। 1836 टाइम्स हैवियर होता है प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक प्रोटॉन आ भी रहा है ना रास्ते में, 2, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उनको ढकेलते हुए निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना हैवी है। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन इज कमिंग विद द स्पीड ऑफ 100 एंड वी आर स्टैंडिंग देयर। अब तो मैं अजय देवगन हूँ, रोक दूंगा गाड़ी को, कुछ हो पाएगा उससे? कुछ नहीं होगा, है ना। वो पता चला हमें भी लेते हुए चला जाएगा वो साइड। समझ गए? इट इज जस्ट लाइक दैट। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हमारा अल्फा पार्टिकल है वो बहुत फास्ट है। समझ रहे हो बेटा? यहां तक क्लियर है? ओके, राइट इट डाउन। ये सब लिख लिया है ना? अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम वगैरह वगैरह सब लिखो। अगला पॉइंट लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ किसका ऑब्जर्वेशन? हाँ, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन पहला लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थिन गोल्ड फॉइल most of the alpha particle passed thin gold foil without any deflection. Without any deflection. Few of them deflected at certain angle. Point wise लिखते चलना ये सारे ना। Next point लिखो, few of them deflected at certain angle and very few of them मतलब 1 in 20,000, ब्रैकेट में लिख लेना 1 in 20,000, very few of them, that is 1 in 20,000 bounced back. उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, आइटम ये बना लिया सबने, ये बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लिखो कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कंक्लूड किया रदरफोर्ड ने? हाँ लिखो, द मास ऑफ एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज is not uniformly distributed. Atom and the positive charge is not uniformly distributed. तो फिर कैसे है ये? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कैसे? हाँ, it is located at a very small center called nucleus, जिसका नाम भी इन्होंने ही दिया था,
गॉट इट? बोलो। तो इस तरीके से बेसिकली इन्होंने डिस्कस किया। अच्छा जी, लिखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 to the power 5 times smaller than that of the size of atom. The size of nucleus is 10 to the power 5 times smaller than that of the size of the atom. Size of the nucleus is 10 to the power how much? 5 times, बोलो, smaller than the size of atom. Got it? बोलो। अब वैल्यूज भी लिख लो। एटॉमिक डायमेंशन कितना होता है? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। एटॉमिक डायमेंशन कितना होता है बेटा? एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियर डायमेंशन कितना होता है? फर्मी, 10 to the power -15। of the order of angstrom, 10 to the power -10, and बोलो, nuclear dimension is of the order of Fermi, 10 to the power, बोलिए बेटा, -15 तक। एंगस्ट्रॉम उसका वैल्यू होता है 10 के पावर -10। ये बताया था ना, मीटर। और फर्मी का मतलब 10 के पावर -15 मीटर। गॉट इट ना? बोलो। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, तो हेडिंग डालो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इनके मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल बोलते हैं। इन्होंने सिमिलैरिटीज बताई कि भाई एटम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अंदर की तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, उनका वेलोसिटी ऐसे है। तो बिल्कुल ऐसे ही एफ जी का मतलब बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस साइड में वेलोसिटी है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, और यहां पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? या फिर उसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सेंटर की तरफ ओरिएंटेड फोर्स लगना चाहिए, और ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही थी, यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी की वैल्यू होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे बेटा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। Q1 Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड्स हैं और डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे k की वैल्यू होती है, यानी ये पूरा जो कांस्टेंट है, विच इज 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ एयर है एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ यू कैन लुक एट दीज टू वैल्यूज। यार ग्रेविटी का जो कांस्टेंट है वो बहुत ही कम है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हो जाएं, मासेस प्लैनेटरी लेवल पे हो जाए, अर्थ का मास इमेजिन करो, सन का मास इमेजिन करो, जब बहुत ज्यादा हो जाए M1 M2 का प्रोडक्ट, तब ये फोर्स कंसिडरेबल आता है। जबकि एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वे मोर पावरफुल एज कंपेयर टू, इसलिए यहां ग्रेविटी का नाम भी नहीं लेते, बोलते इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप उसको यूज भी करते हो तो इट इज जस्ट लाइक नेग्लिजिबल फोर्स दैट विल बी देयर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको ऐड करने ना ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये सर्कल में घूमता है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, वहां सर्कल में घूमने के लिए कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए इनको बोलते हैं कि प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लैनेट का एनालॉजी लेकर के उन्होंने समझाने की कोशिश करी। गॉट इट? लिखो। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड nucleus in circular path. Electron revolve around nucleus in circular path. The centripetal force required for circular path, the centripetal force required for circular path is provided by सेंट्रीपिटल, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख लिया सबने? बोलिए। तो ये उन्होंने डिस्कस किया, तो आप डायग्राम से ऐसे दिखा लो। बना लिया? दिस मॉडल इज सिमिलर टू प्लैनेटरी मॉडल ना, सोलर सिस्टम वाला जो हमारा मॉडल है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। गॉट इट? अब भाई इनके ये जो स्ट्रक्चर था, इस पे एक साइंटिस्ट के बहुत पहले से दी हुई जो थियरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसका हेल्प लेकर के इनके इस मॉडल के स्टेबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। कौन थे वो साइंटिस्ट? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थियरी है उससे। अब वो क्या क्वेश्चन मार्क लगाए ये आप पढ़ के आओगे, अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी, वो आप पढ़ के आना क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।